Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 21 जनवरी 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपने जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह आज भी हम लोगों ने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। और खास बात तो यह है ये वीडियो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। कैसे? तो देखो हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं जो कि डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनको बहुत डिटेल में कवर करते हैं, जो कि आप कह सकते हो आपको मेंस में काफ़ी हद तक हेल्प देने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, मतलब कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। हालांकि इन क्वेश्चंस को लगाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पज है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनो और लास्ट में इनको सॉल्व करो। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलते हैं। तो यहाँ पर कल वाली आंसर कीज क्या मैं आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है इनइक्वालिटी को लेकर। उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? उस रिपोर्ट का टाइटल है इनइक्वालिटी किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की रैंक कहां पर देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। मतलब आज के टाइम पर देखो बहुत सारी कंट्रीज है, चाइना हो गया, यूएस हो गया, ये सारी कंट्रीज आपको टॉप पर देखने को मिलेगी जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स पाए जाते हैं। तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है? तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर यहां पर अपनी पोजीशन को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, आज के टाइम पर जो करंट वर्ल्ड मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल का, वो कितने अमाउंट का है? वो लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर्स का आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का जो ट्रेड है चाइना के साथ साल 2021 के अंदर वो अभी कितने अमाउंट का क्रॉस हुआ है? तो लगभग 125 बिलियन डॉलर्स का क्रॉस हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, यहाँ पर भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने बहुत अच्छी तरीके से डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट को अच्छे से हैंडल किया है, अपने यहाँ पर साफ सफाई रखी है? तो वो है इंदौर। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने सभी के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ आप लोग को मिल ही जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। पहला आर्टिकल बात करता है डेवोस समिट के बारे में। अभी यहाँ पर इस डेवोस समिट की चर्चा काफी ज्यादा हुई। आपको पता होगा टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर एक बहुत बड़ा इशू भी हो गया था। ठीक है, वो कहानी अलग है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये जानेंगे डेवोस समिट के अंदर आखिरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या यहाँ पर स्पीच दी है और इंडिया को लेकर क्या क्या इन्होंने डिस्कशन किया है इस समिट में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इस समिट को हेल्ड किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। उससे पहले जान लो ये आर्टिकल सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस में जो आप टॉपिक देखोगे तो जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। देखो यहाँ पर जो आपको पीछे पिक्चर नजर आ रहा है ये 2018 वाला पिक्चर है। ठीक है, इसको ध्यान में मत रखना। अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो 2021-22 वाले समिट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया। खासकर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक डेवोस समिट करता है। ठीक है, अब इसी डेवोस समिट को यहाँ पर आप कह सकते हो अटेंड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। देखो फिजिकली इसको अटेंड नहीं किया गया। फिजिकली क्यों नहीं अटेंड किया गया? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, आज के टाइम पर ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसका एक बहुत बड़ा कंसर्न बढ़ चुका है। तो यहाँ पर कैसे अटेंड किया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप कह सकते हो इस पूरे मीटिंग को अटेंड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। डेवोस बेसिकली आपको स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर आपको ये मीटिंग देखने को मिलती है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी मीटिंग हुई है। अगर हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड आपको यहाँ पर इस प्रकार से नजर आएगा। ये एग्जैक्टली जो जगह है ये आपको डेवोस नजर आएगी। अगर हम स्विट्जरलैंड के आसपास की कंट्रीज के बारे में बात करें तो इधर आपको फ्रांस नजर आएगा, उसके बाद ऊपर जर्मनी, नीचे आपको इटली यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली इस समिट के अंदर क्या क्या बोला। पहला पॉइंट यहां पर इनके थ्रू उठाया गया, वन अर्थ वन हेल्थ करके। मतलब कोविड-19 के टाइम पर भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पूरे दुनिया में। भारत ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। हम लोगों ने कैसे जान बचाई? हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एसेंशियल मेडिसिन को भेजा है दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। तो ये यहां पे बताया गया। हम लोगों ने अपना एक विजन सेट किया है वन अर्थ वन हेल्थ को लेकर, और भारत ने लगभग यहां पर आप कह सकते हो 1,154.173 लाख डोजेस ऑफ वैक्सीन यहां पर डिलीवर करी हैं लगभग 97 कंट्रीज को, और ये डेटा 31 दिसंबर तक का है। मतलब जो पिछला महीना निकला है हमारा 31 दिसंबर 2021 तक का, हमने इतनी वैक्सीन को सप्लाई किया है लगभग 97 कंट्रीज के अंदर। तो भारत ने अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना था इस पूरे के पूरे समिट के अंदर। उसके बाद क्या बोला गया? इंडिया आज के टाइम पर दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर के तौर पर देखा जाता है, और इंडिया को हम लोग फार्मेसी टू द वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया अलग अलग कंट्रीज को। तो यहां पर पहली चीज यहां पर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये बोली गई, ध्यान रखना। दूसरी चीज यहां पर प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच। मतलब अगेन आप देख पाओगे प्रो प्लैनेट पीपल, नाम से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ गए होंगे। क्लाइमेट चेंज को लेकर टैकल करने के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। हम लोग कैसे आगे नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। तो बिल्कुल यहां पर यही टॉपिक उठाया गया था प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। हमने यहां पर बोला कि इंडिया एक तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहा है, और इंडिया क्लीन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है। हम लोग इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं, और हमने अपना टारगेट सेट किया है कि हम लोग जो 2070 का साल आएगा, 2070 तक हम लोग अपने कंट्री को नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बना देंगे। मतलब कि हम लोग पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऐसा स्टेटमेंट भी बोला गया। तो अगेन आप देख पाओगे इस समिट के अंदर यहां पर प्राइम मिनिस्टर भारत को यहां पर एक तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था? भारत की काफी तारीफ करी गई, और उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे दूसरे पॉइंट में क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा की गई। तीसरे पॉइंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? तीसरे पॉइंट में यहां पर ये बोलते हैं, देखो रिसेंटली बहुत सारे रिफॉर्म्स को किया गया है इंडिया के थ्रू। वो रिफॉर्म्स क्या हैं? बहुत सारे बदलाव उठाए गए हैं भारत के थ्रू। बदलाव क्या है? पहली बात, भारत ने डिसाइड किया हम लोग 6 लाख गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएंगे, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। इंटरनेट पहुंचेगा तो डेफिनेटली और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। इंटरनेट पहुंचाया, उसके बाद यहां पर बोला लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे गए हैं, और ये पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है जहां पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। प्लस उसके बाद यहां पर अभी हमने डिसाइड किया है हम लोग एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी यहां पर कह सकते हो कि गवर्नमेंट एसेट्स है उसको बेचकर पैसा कमाने वाले हैं, प्लस और भी बहुत सारे काम करने वाले जहां पर एसेट मोनेटाइजेशन देखने को मिलेगा। तो हर प्रकार से इंडिया ने रिसेंटली बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जिसके माध्यम से यह पता चला है कि भारत बहुत सारे पैसे कमाने वाला है आने वाले टाइम पर, और वो पैसा अगेन अपने डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर खर्चेगा। तो ये बात भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू यहां पर इस डेवोस समिट के अंदर बोली गई। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं भारत के थ्रू एक और बहुत बड़ा स्टेप यहां पर उठाया गया है, वो है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब यहां पर ये क्या है? तो आपको पता होगा रिसेंटली इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। ये जब आप प्लान देखोगे, एक सेकंड में आपको इसके बारे में दिखा देता हूं। इस प्लान में बोला गया था हम लोग सारी मिनिस्ट्रीज को साथ में ले आएंगे 2024-25 तक, और डेवलपमेंट इस प्रकार से होगा कि सारी मिनिस्ट्रीज आपस में मिलकर काम करेंगी। देखो यहां पर क्या बोला गया था, हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर सारी मिनिस्ट्रीज एक जगह पर रहेंगी, सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगी, कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे हम लोग। तो इन सब चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। तो ये भी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इस समिट के अंदर बोली गई। उसके बाद यहां पर क्या बोलते हैं, आज के टाइम पर इंडिया के अंदर आप जब डिजिटल पेमेंट की बात करते हो तो इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जो कि बहुत सिक्योर है। दिसंबर 2021 मतलब पिछले साल का जो आखिरी महीना है तब तक यहां पे हमारे पास कुछ डेटा आया है, लगभग 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई की मदद से। आपको पता होगा यूपीआई, मुझे जरूरत नहीं है इसको समझाने की, सभी लोग को आज के टाइम पर पता होगा यूपीआई एग्जैक्टली क्या है। यह है एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। यूपीआई से आप देख पाओगे फोन पे आप यूज करते हो, भीम यहाँ पे यूज करते हो, पेटीएम, ठीक है। उसके लिए आपको यूपीआई आईडी बनानी पड़ती है, आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा, बहुत से लोग मांगते होंगे लाओ अपना यूपीआई आईडी दो, मैं आपके फोन में पैसे ट्रांसफर करता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर यूपीआई का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हुआ है भारत में के अंदर। ये जो डिजिटल पेमेंट है, ठीक है, फ़ोन पे से आपने पेमेंट करी है, ठीक है, आपने पेटीएम से पेमेंट करी है, ये पेमेंट बहुत बड़ी है। इनफैक्ट यहाँ पर 2021 के अंदर ये पेमेंट लगभग बताया गया 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है डिजिटली इतने सारे ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं। तो भारत कहीं ना कहीं डिजिटल वे में भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू एक स्टेटमेंट ये दिया गया। तो अभी तक कितने पॉइंट्स यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने उठाए हैं इस डेवोस समिट में, आई होप आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिया को एक तरीके से एक एज आप लोग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देख सकते हो कि भारत के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आकर अपना पैसा निवेश कर सकती हैं, अपना पैसा लगा सकती हैं। इसके लिए भारत ने क्या किया है, हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारे जो रूल्स हैं, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को चार्ज किया जा रहा था, इस टैक्स को हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको रिड्यूस किया है। प्लस और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह हो गया, इसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। जो हम लोग टैक्स वगैरह चार्ज कर रहे थे उस प्रोसेस को काफी सिंपल किया गया, उसको काफी रिड्यूस किया गया। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए गए और इसका असर पड़ा है, ऐसा नहीं असर नहीं पड़ा है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आज के टाइम पर भारत के पास थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो कि जिनकी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो $1 बिलियन की देखने को मिलती है, ठीक है। क्या कितने? $1 बिलियन की, सॉरी, $1 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है यूनिकॉर्न कंपनीज की, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कौन से होते हैं, क्लियर हो गया। तो आज के टाइम पर भारत के अंदर आपको बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखने को मिलेंगे। और स्टार्टअप के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 महीने के अंदर। तो ये भी इंडिया ने बोला है। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर बिजनेस को लेकर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी देखा जा सकता है। उसके बाद भारत आज के टाइम पर लगातार प्रमोट कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि कोई भी यहां पर भारत के अंदर आराम से बिजनेस कर सकता है, ठीक है, उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ये आप देख पाओगे। उसके बाद बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारे पॉइंट्स उठाने के बाद एक लास्ट पॉइंट ये उठाया कि देखो आज के टाइम पर जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखो एक टाइम पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होगा, ये सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, आसियान हो गया, यूएनएफपीए, आईएईए, ये सारी यहाँ पर आपको मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस नजर आएंगी, जितनी भी पिक्चर्स आपको ये नजर आ रही हैं। अब हुआ क्या, जब ये बनी थी तो इनके अंदर इतने बदलाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है उसके हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला इन जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर ही बदलाव होना चाहिए, कंट्री का जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर ये कहना है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट में बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको यहाँ पर बदलो, इनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आओ और रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दो। क्लियर हुआ? तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने आप लोगों को बता दिए, क्योंकि यहाँ पर इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर हुआ? अब उसके बाद आपको मालूम होगा इसी स्पीच के दौरान बीच में प्राइम मिनिस्टर रुक गए थे। रुक क्यों गए थे? क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर इसका जो फंक्शनिंग है वो रुक गई थी, एक तरीके से टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला था और ये चीजें ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही थी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर को रुकना पड़ा, ऐसा क्यों रुकना पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप लोग को मालूम होगा कि जो भी हमारे ये पॉलिटिशियंस हैं जो भी स्पीच दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इन्होंने स्पीच दिया, ठीक है, अब क्या इनको स्पीच ये याद होगी? नहीं। तो इन्होंने कहाँ से देख के पढ़ा ये सब? ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे टेलीप्रॉम्प्टर लगे हैं, जो कि आपको प्रॉपरली दिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे ये नजर आएंगे, जो भी यहाँ पर बोलना होगा वो सब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसी को देख देख कर यहाँ पर ये भाषण देते हैं अपना, दोनों तरफ यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। अब हुआ क्या, जब ये अपनी स्पीच दे रहे थे इस डेवोस समिट में, जो कि अभी ऑनलाइन हो रही थी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर एक टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला, ये बीच में रुक गया था, तो प्राइम मिनिस्टर को रुकना पड़ गया, ठीक है, थोड़ी देर रुका, अब रुकना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, वापस से चीज़ों को वापस से शुरुआत करी गई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी उठ रही है। बहुत सारे जो ऑपोजिशन पार्टीज वाले लीडर्स है वो यहाँ पर उठा रहे हैं ये मुद्दा कि यहाँ पर एक तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर के बिना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट ही नहीं दे पाए, कुछ यहाँ पर बोल ही नहीं पाए। क्लियर हुआ? तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा, ये सारी चीजें मैनेज करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आखिरकार है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसको बनाया गया था 1971 में। ये कहां पर बेस्ड है? स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एग्जैक्टली मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दिया है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद बोला देखो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है दुनिया भर की कंट्रीज को साथ में लेकर आना और वो कंट्रीज साथ में मिलकर डिस्कस करें बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को।
ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रीज को साथ में लेकर आते हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर या फिर इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, तो वो है क्लॉस स्क्वैब, तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखना। उसके बाद देखो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये बहुत सारे रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। उन रिपोर्ट्स में आप देख पाओगे ये सारी रिपोर्ट्स के नाम है, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलॉन्ग विद इनसेट करके रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में हमेशा रहती है। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर कौन पब्लिश करता है, ये सब पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, एक एक चीज क्लियर हो चुकी है, पूरे डेवॉस समिट के बारे में क्या क्या चर्चा हुई थी वो सब आपको मिल चुका है। ठीक है, मामला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले उस आर्टिकल में। आपको पता होगा 5G टेलीकॉम और एयरलाइन सेफ्टी के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न उठ चुका है। रिसेंटली क्या हुआ, एयर इंडिया ने क्या किया, अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी, हम यूएस के अंदर नहीं जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज ने भी ये किया, जापान ने किया और भी बहुत सारी कंट्रीज ने, यूएई ने ये काम किया कि हम यूएस के अंदर अपने यूएस का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे फ्लाइट को नहीं उतारेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस ने 5G टेक्नोलॉजी को, खासकर आप कह सकते हो जो 5G यहाँ पर स्पेक्ट्रम में है, 5G बैंड कह सकते हो, ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो 5G नेटवर्क को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो अब आप कहोगे 5G नेटवर्क को लॉन्च किया तो प्लेन से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। 5G नेटवर्क और प्लेन का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर यहाँ पर अगर सही सी चीज़ें मैनेज नहीं करी गई तो यहाँ पर जो प्लेन में लोग बैठे हैं इनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो क्या है मुद्दा, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जान लो ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, आईटी एंड कंप्यूटर्स, साइंटिफिक इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में यूएस का फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग FAA बोलते हैं, इन्होंने वार्निंग दी कि जो आज के टाइम पर यूएस ने नई 5G टेक्नोलॉजी को यहां पर अप्रूवल दिया है, इससे कहीं ना कहीं ऑल्टीमीटर के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। देखो प्लेन के अंदर जो एरोप्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट होता है, उसके अंदर ऑल्टीमीटर लगा हुआ होता है। तो 5G टेक्नोलॉजी और ऑल्टीमीटर दोनों अपने में क्लैश कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा क्या है, ऑल्टीमीटर क्या होता है, मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा। पहले तो लेकिन आप लोग 5G टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लो। देखो अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी अपने आप में आज अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुकी है। इससे पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब हम लोग यहाँ पर 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका ने इसको लागू भी किया, इसको यहाँ पर अभी एक तरीके से रोल आउट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कंसर्न दिखाया गया। और 5G टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये मशीन्स, ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस सबको कनेक्ट करेगी। इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। कितनी होगी? लगभग 20 Gbps यहाँ पर स्पीड हो सकती है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ये अपने आप में बहुत हाई स्पीड है। तो अभी हम लोग कितना डेटा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग 4G की भी टॉप स्पीड देखोगे तो लगभग 1 Gbps स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर इसको इंटू 20 कर दो तो अभी यहाँ पर जो 5G स्पीड आएगी हमारी वो 20 Gbps तक का एक हाईएस्ट स्पीड मिला करेगा इसके अंदर। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 5G के अंदर टोटल मैक्सिमम स्पीड कितनी है। अब होता क्या है, यहाँ पर जब ये स्पीड है तो इसके अंदर अलग अलग बैंड्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर बैंड्स रखे जाते हैं, मिड बैंड, लोअर बैंड, ठीक है, हायर बैंड। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ज़्यादा बैंड का रिचार्ज करवाओगे, ज़्यादा बैंड का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास ज़्यादा स्पीड आएगी, है ना। अगर लोअर बैंड रहेगा तो स्पीड कम आएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहली बात बैंड के बारे में समझा देता हूँ। जब हम लोग 5G के बारे में बात करते हैं तो 5G में एक हाई बैंड होता है, एक मिड बैंड होता है और एक लो बैंड होता है। लो बैंड के अंदर कितना होता है, 1 GHz की पावर होती है, 1 GHz की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। और मिड बैंड के अंदर 1 GHz से लेकर 6 GHz तक की पावर देखने को मिलती है। हाई बैंड के अंदर ये 24 GHz तक पहुंच जाती है। आपको इस वाले पे ध्यान देना है। मिड बैंड में, मिड बैंड में क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। देखो आपने अगर देखा होगा आपके घर पर या फिर आप एयरटेल की सर्विस ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, क्योंकि टावर लगाए, टावर में से क्या निकल रहा है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की जाती है। जो सरकार है इस स्पेक्ट्रम को बेचती है, इस नेटवर्क्स को, जो नेटवर्क्स निकल रहे हैं इस नेटवर्क को बेचती है। एयरटेल यहाँ पर उस नेटवर्क को खरीद कर वो आपको घर तक पहुंचा रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो नेटवर्क निकल रहा है वो स्पेक्ट्रम है। क्लियर हो गया ना इतना? तो ये यहाँ पर बोला गया जो अभी एक तरीके से नेटवर्क है, खासकर यूएसए के थ्रू ये 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो ये नेटवर्क है या फिर जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च कर दिया। और लॉन्च कौन सा वाला किया है, काफ़ी हाई स्पीड में लॉन्च किया इन्होंने, सी बैंड वाला लॉन्च किया है। सी बैंड मतलब जो फ्रीक्वेंसी रहेगी रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड वो 3.7 से लेकर 4.2 GHz तक का रहने वाला है। तो इतनी पावर यहाँ पर रहने वाली है। अब इतनी पावर रहेगी तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो आपको स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी मिलेगी।
लेकिन दिक्कत क्या है, इसी पे तो दिक्कत है। यहाँ पर यूएसए को ये नहीं करना था, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम रखना था, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड उन्होंने लॉन्च करी है 5G की। आप कह सकते हो 5G की स्पीड उन्होंने ज़्यादा लॉन्च कर दी है। और अब जब ये 5G की ज़्यादा स्पीड लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एरोप्लेन के ऑल्टीमीटर से क्लैश करेगा। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन के अंदर जो ऑल्टीमीटर होता है वो भी यहाँ पर इसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो भी फ्रीक्वेंसी लगभग, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है, तो 4.2 से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर ऑल्टीमीटर्स में। ऑल्टीमीटर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी एरोप्लेन उड़ रहा है, अब एरोप्लेन उड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है लैंड भी करेगा। लैंड नहीं करेगा क्या? उड़ता रहेगा, लैंड भी करेगा। अब जब लैंड करेगा तो उसके लिए क्या होता है, यहां पर पायलट बैठा है एक ऊपर। ठीक है, क्या पायलट को जमीन दिख रही है नीचे कि मुझे कहां पे लैंड कराना है? नहीं दिख रही है। ठीक है, उसको सामने नज़ारा तो दिख रहा है लेकिन ज़मीन दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ज़मीन पे कैसे लैंड कराएगा पायलट? उसके लिए यहाँ पर एरोप्लेन में लगे हैं ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर क्या करता है? ऑल्टीमीटर यहाँ पर बताता है कि ज़मीन और एरोप्लेन के बीच का डिफरेंस कितना है। ये बातें पायलट्स को पता चलती हैं और इसी ऑल्टीमीटर को फॉलो करते करते ये प्लेन नीचे ज़मीन पर उतरता है। क्लियर हुआ इतनी बात? अब होता क्या है, ये बताता कैसा ऑल्टीमीटर? देखो, ऑल्टीमीटर खुद यहाँ पर वेव्स छोड़ता है। ऑल्टीमीटर वेव छोड़ेगा, ये वेव टकराएंगी तभी तो वापस आएंगी, यही काम होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे ये वाला इमेज देखो, ऑल्टीमीटर क्या करता है, अपनी ये जो वेव है उसको ट्रांसमिट करता है। वेव छोड़ा, वेव नीचे जमीन से लगी, रिफ्लेक्ट होकर बहुत तेजी से पावर से वेव छोड़ी जाती है। वेव छोड़ने के बाद जमीन से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है इसी ऑल्टीमीटर में, और वो ऑल्टीमीटर बताता है कि भाई जमीन की दूरी इतनी है। तो ये यहाँ पे पायलट को पता चला कि भाई जमीन की इतनी दूरी है, तो उसके हिसाब से पायलट क्या करता है, यहाँ पर लैंड पर जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट इसको लैंड करवाता है। अब होता क्या है, ये जो ऑल्टीमीटर है ये भी यहां पर जो फ्रीक्वेंसी लगभग 4.2 से लेकर 4.7 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और अभी यूएस ने क्या किया, यूएस ने भी यहां पर आप कह सकते हो 3.8 से लेकर 3.9 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यहां पर इन्होंने यहां पर बोल दिया है इसको अलाउ करो, मतलब 5G टेक्नोलॉजी को अलाउ कर दो। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट अलाउ करने के बोले गया है, तो यूएस ने यहां पर यह कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में एक तरीके से क्लैश देखने को मिलेगा। मान लो प्लेन में यहां पर किसी ने फोन यूज कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्लेन में अगर फोन यूज करता है तो कहीं ना कहीं वो जो एक तरीके से बैंड का इंटरनेट चेक कर रहा है, इंटरनेट की जो उसको मिल रहा है, आप कह सकते हो 5G इंटरनेट अगर उसको मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, जो ये ऑल्टीमीटर बेसिकली वो ऑल्टीमीटर काम करना बंद कर देगा। तो यही यहां पर ऑल्टीमीटर और ये 5G टेक्नोलॉजी के बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहां पर बोला गया कि अगर ये 5G टेक्नोलॉजी ऐसे रहेगी, एयरपोर्ट्स के आसपास रहेगी, तो यहां पर एरोप्लेन को लैंड करने में काफी खतरा रहेगा। अब जब पायलट्स को पता नहीं चलेगा कि कितना डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस है, तो धड़ाम से गिर जाएगा एरोप्लेन। ठीक है, क्रैश हो जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? सोल्यूशन ये निकाला गया, यूएस ने बोला जो एयरपोर्ट्स होंगे उस एयरपोर्ट्स के 50 किलोमीटर तक भी यहां पर आप कह सकते हो कोई भी क्या होगा, यहां पर 5G टेक्नोलॉजी या फिर 5G सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। 5G सर्विसेज यहां पर आगे प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी, ऐसा यहां पर यूएस ने बोला है। क्योंकि अब एरोप्लेन जो एयरपोर्ट्स है, अब यहां पर 5G सर्विसेज नहीं रहेंगी तो इससे कोई क्लैश नहीं होगा, आराम से प्लेन उतर सकता है। या फिर आप लोग अगर सर्विसेज दे रहे हो तो इतनी दो कि 4.2 या जो गीगाहर्ट्ज से इससे कम दो, कहीं ना ऑल्टीमीटर से क्लैश ना हो। इसको आप लोग यहां पर कंफर्म करके इससे कम ही अपना गीगाहर्ट्ज रखो। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या है। तो अभी फोकस ये रखा गया कि एयरपोर्ट्स के आसपास तक जो 5G टेक्नोलॉजी है वो यहां पर लागू नहीं की जाएगी या फिर कम मात्रा में लागू की जाएगी, ताकि वो किससे यानी ऑल्टीमीटर से क्लैश ना कर जाए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। जो थर्ड आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को रिलोकेट कर दिया, आपको इसके बारे में मालूम होगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पहले तो आप लोग यहां पर ये देखो कि इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल रिलोकेट किया है। पहले कैपिटल कौन सी हुआ करती थी? पहले जकार्ता हुआ करती थी, अब यहां पर दूसरी हो गई। आगे हम बात करेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन्ड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन का। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में हुआ क्या है, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने एक लॉ को अप्रूव किया है। इन्होंने बोला कि हमारी जो कैपिटल है बेसिकली ये जो जकार्ता है, इस जकार्ता से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, एक नई कैपिटल बना रहे हैं जिसका नाम है नुसांतरा। जो नुसांतरा कैपिटल है बेसिकली कहां पे होगी? जो इंडोनेशिया है उसके बोर्नियो आइलैंड पर। बोर्नियो आइलैंड पर एक जगह है, ठीक है, वहीं पर वो कैपिटल बना रहे हैं, अपनी पूरी राजधानी बना रहे हैं, उसको नाम देंगे नुसांतरा। क्लियर हुआ? तो अब जकार्ता कैपिटल नहीं रहेगी इंडोनेशिया की, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया? उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। इन्होंने बताया कि जो सी का लेवल है, जो समुद्री स्तर है वो काफी बढ़ रहा है, प्लस जकार्ता के पास आसपास जो समुद्री स्तर बढ़ रहा है,
लोगों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। जो आप पीछे इमेज देख रहे हो ना, ये जकार्ता का इमेज है। पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पोल्यूशन भी बढ़ चुका है, लोगों ने खूब दबा के पोल्यूशन किया है, तो सिचुएशन काफ़ी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर, कालीमंतन। कालीमंतन एक प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। यहाँ पर आप मैप देखो, इंडोनेशिया का ये पूरा मैप आपको देखने को मिलेगा। ये इंडोनेशिया की कैपिटल आपको जकार्ता नजर आएगी, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंडोनेशिया के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद यहीं पर आप देख पाओगे पूरा का पूरा ये एक कालीमंतन प्रोविंस देखने को मिलेगा, पूरा एक कालीमंतन प्रोविंस नजर आएगा। उसमें यहाँ पर ये जो छोटी साइड है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिले एक नई कैपिटल बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है नुसांतरा। क्लियर हो गया। तो इंडोनेशिया का आप लोगों ने मैप भी देख लिया, कहां पर ये पुरानी वाली कैपिटल जकार्ता हो गई, तो इसको शिफ्ट करके अब नई वाली कैपिटल यहां पर ये लेके जा रहे हैं। बोला गया कि जो आसपास यहां पर ये समुद्र है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस कैपिटल पर काफी हद तक चिंता बढ़ चुकी है। उसके पीछे देखो, समुद्र के स्तर के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, रीजंस पर आते हैं। पहला रीजन क्या बताया गया कि देखो सी लेवल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है 2050 तक जकार्ता डूब जाए, ठीक है। और बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी आबादी जकार्ता में रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर पहला कंसर्न ये बताया गया, ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद बताया गया जब जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ी, मतलब लोगों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, लोगों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से पोल्यूशन काफ़ी हद तक हो चुका है, ठीक है। एक तरीके से ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन हो चुकी है और उसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। जो जनसंख्या बढ़ी तो प्रदूषण भी बढ़ा है, ये एग्जैक्टली कहना है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उसके बाद बताया देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग ये भी बताते हैं कि अब जो एरिया है, मतलब जो नया कैपिटल ये लोग बना रहे हैं, उस नए कैपिटल का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कैपिटल। जो यहाँ पर इंडोनेशिया की जकार्ता कैपिटल है उसका एरिया बहुत कम हुआ करता था, एरिया कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन अब जहाँ पे दूसरे एरिया में हम शिफ्ट हो रहे हैं, यानी इंडोनेशिया शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर वहाँ पर भी अगर इसी प्रकार से काम चला तो वापस से कैपिटल बदलनी पड़ेगी। ये यहाँ पर आप देख पाओगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानव का किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है, जिसके माध्यम से आप देख पाओगे कैपिटल तक बदलनी पड़ रही है। और उसके बाद अगर अभी भी यहाँ पर नहीं समझे हम लोग, नहीं यहाँ पर ये इंडोनेशिया ने सुधरा, तो उसके बाद आप कह सकते हो फिर से कैपिटल बदलनी पड़ेगी। तो इनका रीजन क्या है कि जो पॉपुलेशन है आप देख पाओगे कैसी आबादी नजर आ रही है, ठीक है। ये इंडोनेशिया का जकार्ता का ही यहाँ पर पिक्चर है, तो आबादी देख पाओगे किस प्रकार से नजर आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, हमने इसको डिस्कस किया। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पास व्हीकल्स वगैरह भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब व्हीकल्स ज़्यादा होने की वजह से हुआ क्या है, यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ चुका है। ये आप देख पाओगे जकार्ता का ही यहाँ पर मैप देखने को मिलेगा, जो पोल्यूशन यहाँ पर इतना ज़्यादा बन चुका है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इनको ये कैपिटल अपनी शिफ्ट करनी पड़ रही है। क्लियर हुआ। जो अभी नई कैपिटल है जिसका नाम होने वाला है नुसांतरा, ये यहाँ पर कहाँ पर होगी, कालीमंतन प्रोविंस पर। मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा जगह आपको ये देखने को मिलेगा, कालीमंतन प्रोविंस, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड पर, वहीं पर ये आपको कैपिटल देखने को मिलेगी। जकार्ता के आसपास आपको मलेशिया, ब्रुनाई जैसी कंट्री भी देखने को मिल जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये इंडोनेशिया पहला ऐसा देश है जिसने यहाँ पर अपनी कैपिटल को बदला है? तो ऐसा नहीं है। देखो इतिहास में पहले मलेशिया के अंदर भी कैपिटल बदली गई है। मलेशिया ने अपनी सरकार हटाई थी लगभग, जो एक तरीके से जगह का नाम था पुत्रजया, ठीक है। पुत्रजया से हटाकर ये कुआलालंपुर की कैपिटल कर दी गई थी 2003 के अंदर, तो पहले भी कैपिटल हटाई गई है। म्यांमार के अंदर भी ऐसे ही हुआ है। म्यांमार की जो पहले कैपिटल है वो यहाँ पर नाइपिदिक करके हुआ करती थी, अब रंगून है। 2006 में रंगून तक ले गए। तो आप देख पाओगे कैपिटल पहले भी यहाँ पर दो देशों ने बदल रखी है और अब यहाँ पर इंडोनेशिया भी ये काम कर रहा है। और सबसे बड़ा रीजन इंडोनेशिया ने बताया कि जो सी का लेवल है, जो समुद्री स्तर है, वो यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पर इंडोनेशिया ने बोला है। अब जो ये सी लेवल राइज है, ये अपना पे बहुत बड़ा कंसर्न है। देखो ये कैसे होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग अगर इन वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो तो मैं पहले भी काफ़ी बार इस चीज़ों के रिगार्डिंग बातें बता चुका हूँ। जो सी लेवल राइज है, इसमें क्या होता है, दुनिया भर का जो ओशन है, दुनिया भर का जो समुद्र है, वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग मतलब दुनिया भर का जो एक तरीके से टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ये आपको नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगा। गर्मी पैदा हुई तो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो सारा पानी जो बर्फ पिघली वो कहाँ गया, वो सब पानी आया समुद्र के अंदर। अब समुद्र के अंदर आया तो सी लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। यही आप देख पाओगे आज के टाइम पर जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, उससे ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिक आइस शीट्स भी पिघल रही हैं। और पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से यहाँ पर ये बर्फें पिघली हैं और पिघलने के बाद ये सारा पानी स्तर, यानी जो सी लेवल है, सी लेवल के अंदर यहाँ पर बढ़ा है। क्लियर हुआ। अब सी लेवल के अंदर पानी बढ़ेगा तो जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जो एक तरीके से समुद्र के बीचों बीच आपको ये नेशंस देखने को मिलेंगे, इनको काफी बड़ा खतरा, ये डूबते हुए नजर आएंगे।
क्लियर हुआ। तो सी लेवल राइज के बारे में बताया गया। सी लेवल राइज को पहले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे से मेजर किया गया, ऑल्टीमीटर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से काफ़ी अच्छे से मेजर किया गया। और फिर उसका एक रिपोर्ट आती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2021 की रिपोर्ट आती है, जिसमें बताया गया सी लेवल अपने आप में काफ़ी राइज हुआ है, मतलब 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है समुद्र का स्तर। कब से कब तक? 1901 से लेकर 1971 से आप देख पाओगे, तो उसके बाद से अब देख पाओगे तो सी जो समुद्र का स्तर है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको आप 1900 से कंपेयर करोगे तो लगभग 1000 साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन तो यह आता है कि चलो ये सारी दिक्कत आ रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन क्या है? SLR रिलोकेशन। मतलब कि ये देखो, अपनी कैपिटल बदल दो या लोगों को वहाँ से हटाओ, जैसे आज के टाइम पर इंडोनेशिया ने किया है, लोगों को हटा दिया क्योंकि पता है कि भाई ये एरिया डूब जाएगा और इससे काफ़ी परेशानियां पैदा हो सकती है, तो लोगों को हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, अब हटा के आप एक सोल्यूशन ये ले सकते हो। दूसरा क्या है? आप सी वॉल बनाओ। सी वॉल कौन सी होती है? समुद्र वाली यहाँ पर वॉल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसका नाम था एक तरीके से जाइंट गरुड़। ठीक है, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ये लोग सी वॉल बना रहे हैं, यानी मतलब कि जो कोस्टल एरियाज है, जो तट वाले एरियाज है, वहाँ पर ये बड़ी बड़ी दीवारें बना देंगे और जो कि यहाँ पर समुद्र को रोकेंगी, मतलब समुद्र के स्तर को रोकेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक दूसरा स्टेप उठाया जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज के थ्रू। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको बातें बता दी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी एनवायरमेंट का ही है। यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे टॉपिक मेंशन है 2021 जो साल निकला है हमारा। ठीक है, अभी हम 2022 में एंटर कर चुके हैं। 2021 जो साल निकला है वो छठा वार्मेस्ट ईयर है। मतलब कि अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा गर्म साल यहाँ पर देखने को मिला, मतलब एक तरीके से टेम्परेचर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है वो अभी आपने पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा है। ठीक है, तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 अगेन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में लगभग 2 अमेरिकन एजेंसीज हैं। ठीक है, वो अमेरिकन एजेंसीज कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर नासा है और प्लस NOAA। नासा के बारे में आपको पता ही है। दूसरा जो ये NOAA है, ये क्या है? यह है नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाल ही में 2 अमेरिकन एजेंसीज ने मिलकर एक डेटा रिलीज किया। इन्होंने बताया कि जो साल 2021 निकला है ये दुनिया का छठा सबसे गर्म साल निकला है, वार्मेस्ट ईयर निकला है। ठीक है, और आप कह सकते हो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 10 साल यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा वार्मेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा गर्म निकले हैं। अब इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत ये होता है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेड़ की कटाई हो रही है। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। इसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और गर्मी बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वो भी आपने पहले आर्टिकल में देखा। इससे पहले वाला आर्टिकल एक प्रॉब्लम तो वही बहुत बड़ी है, उसके बाद और भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। क्लियर हुआ। तो इन्होंने बताया अर्थ इन 2021, अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी के ऊपर, लगभग आप कह सकते हो बताया गया 1.1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर पूरी पृथ्वी गर्म हुई है 2021 के अंदर। ठीक है, और इसको कंपेयर करेगा 19th सेंचुरी से, तो मतलब कंपेयर करने में आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 19th सेंचुरी से अब यह हाल देखने को मिला है। उसके बाद बताया गया, देखो ये तो अर्थ की बात हुई कि अर्थ लगभग यहाँ पर कितने से गर्म हुई है? 1.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर और ज़्यादा वार्मर और ज़्यादा गर्म देखने को मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर हैं ये भी दोनों गर्म हुए हैं। नर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर कौन कौन से हैं? तो आप लोग ये देख पाओगे, ऊपर वाला जो नर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हुआ, मतलब ओवरऑल पूरी पृथ्वी आप देख पाओगे ये गर्म होती हुई नजर आई। उसके बाद सी सरफेस टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि देखो अब गर्मी बढ़ रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो सी का एक तरीके से टेम्परेचर, जो समुद्र का स्तर है, समुद्र का टेम्परेचर है, वो भी इंक्रीज होगा। और बताया गया देखो जो 7 हमारे समुद्र आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ सभी जगह पर जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हुआ है। वो 7 समुद्र कौन कौन से आप देख पाओगे? आर्कटिक ओशन हो चाहे, ठीक है, यहाँ पर तो इतनी बर्फ है तब भी यहाँ पर आप देख पाओगे गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। आर्कटिक ओशन हुआ, इंडियन ओशन हुआ, सदर्न ओशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन हुआ, साउथ पैसिफिक ओशन हुआ, नॉर्थ पैसिफिक ओशन हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हुआ। ये सारे ओशन गर्म हुए हैं ऐसा बताया गया। इनफैक्ट अगेन वही वाली बात, पूरी दुनिया गर्म हुई है ऐसा यहाँ पर बताया है साल 2021 के अंदर। मतलब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर बताया गया जो टेम्परेचर है इंडिया के अंदर कैसे इंक्रीज हुआ, देखो सब जगह इंक्रीज हुआ है तो इंडिया के अंदर भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इंडिया के अंदर भी टेम्परेचर काफ़ी बड़ा है ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया। उस रिपोर्ट का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है छठे असेसमेंट रिपोर्ट का पहला पार्ट, और उन्होंने उसका टाइटल दिया द फिजिक्स साइंस बेसिस इन अगस्त 2021। ये कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है, अब जो उस पॉइंट पर आ रहे हैं वो खास है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, इंडिया के अंदर हीट वेव काफ़ी इंक्रीज हुई है। इंडिया का जो सी टेम्परेचर है, सी टेम्परेचर में इंडिया का इंडियन ओशन के अंदर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के।
थ्रू, मतलब इतना यहाँ पर 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस से ये गर्मी बढ़ती हुई नजर आई है। कहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर हुआ इंडियन ओशन में ये वाला बे ऑफ बंगाल हुआ, इधर अरेबियन सी हुआ, तो ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है और इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा है। और इसी इफेक्ट को देखते हुए भारत ने रिसेंटली, आपको पता होगा, 5 स्टेप्स उठाने के लिए बोला है। हम लोग 5 कदम उठाएंगे इन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वो 5 कदम कौन कौन से हैं? यहाँ पर पहला कदम है, हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे नॉन फॉसिल एनर्जी के ऊपर। जो भी यहाँ पर ये फ्यूल वगैरह इसको कम जलाएंगे, हम लोग फोकस करेंगे सारी क्लीन एनर्जी के ऊपर कि हम लोग क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, पोल्यूशन को कम से कम करें। तो 2030 तक हमारा टारगेट है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। उसके बाद लगभग 50% की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं 2030 तक। ऐसा दूसरा स्टेप यहाँ पर भारत के थ्रू उठाया जाएगा। तीसरा स्टेप भारत ने बोला है, हम लोग 2030 तक लगभग 1 बिलियन टन जो कार्बन है उसको हम लोग कम करेंगे। कार्बन जो पोल्यूशन है इसको हम लोग कम करेंगे 2030 तक। उसके बाद यहाँ पर भारत ने चौथा स्टेप बोला है, हम लोग कार्बन इंटेंसिटी को भी कम करने वाले हैं। प्लस जो नेट जीरो का टारगेट है हमारा, मतलब अपने कंट्री को पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री बनाना, वो भी 2070 तक अचीव किया जाएगा। तो भारत के थ्रू यहाँ पर जब पता चला ये सारी सिचुएशन हो रही है, इंडिया भी काफ़ी हद तक गर्म हो रहा है, ठीक है, वार्मेस्ट ईयर देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे भारत ने 5 स्टेप उठाने के लिए बोले हैं, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे, एनवायरमेंट को टैकल करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ऊपर फोकस करेंगे। अब उसके बाद देखो बोला गया कि भारत आज के टाइम पर चौथे नंबर पर रैंक करता है विद रिस्पेक्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉलेशन के मामले में। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? जो कि आप लोग सूर्य की मदद से जनरेट कर रहे हो, हवा की मदद से, विंड एनर्जी से जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हम लोग आने वाले टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट भारत आज के टाइम पर चौथे नंबर पर आता है। हमने बहुत सारे सोलर प्लांट्स और विंड एनर्जी के लिए हम लोगों ने विंड प्लांट्स भी लगा दिए हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हमने इंस्टॉलेशन कर दिया है और इंस्टॉलेशन के मामले में भारत चौथे रैंक पर आता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया आज के टाइम पर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं भारत के थ्रू, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बाद कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे स्टेप्स भी यहाँ पर भारत उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। क्लियर हुआ? लास्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल हालांकि कल वाले द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, द ग्रेट रेजिग्नेशन। ये आपके डेली करंट अफेयर के अंदर भी आ चुका है। तो जो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक थंबनेल लगा रहा हूं आजकल, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं लगाता हूं, इंटरेस्टिंग उसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो अभी द ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में क्या चर्चा हुई है मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में देखो हुआ क्या है, अमेरिका के अंदर लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है। इन लोगों ने रिजाइन कर दिया है, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दिया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, इनका कहना है कि हम लोग देखो पिछले 1-1.5 साल में कोई भी जॉब छोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं छोड़ पाए? कोविड-19 पेंडेमिक काफ़ी बढ़ चुका था, लोगों के पास ऑलरेडी जॉब नहीं थी, जॉबलेस हो चुके थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब सिचुएशन काफ़ी सुधरी है। अब सिचुएशन जब सुधर चुकी है तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों यहाँ पे लग रहा है कि हम लोगों के पास एक दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो इन्होंने जॉब छोड़ दिया। तो यहाँ पर अभी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि लंबे समय से यहाँ पर ये लोगों ने जॉब कर रहे हैं एक जगह पर, अब जॉब को छोड़ दिया है, अब ये नई बेटर जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी चक्कर में 7.5 करोड़ लोगों ने 2021 के अंदर इन जॉब्स को छोड़ा है। इसी को टर्म दिया गया है द ग्रेट रेजिग्नेशन। और ये टर्म किसने दिया है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एंथनी क्लॉट्स, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसको बोला है ग्रेट रेजिग्नेशन। जैसे आपने देखा होगा ग्रेट रिसेशन होता है, उसी प्रकार से ग्रेट रेजिग्नेशन देखने को मिलेगा, जहां पर भारी मात्रा में लोगों ने रिजाइन कर दिया है। आज के टाइम पर इसी सब चीज़ों की वजह से 15 से 20 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं यूएस के अंदर, कोई वहां पर जॉब करने नहीं जा रहा है। सब एक से एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये बताया गया कोविड-19 का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, कोविड-19 का इसके अंदर इंपैक्ट पड़ा है। पहले तो यहाँ पर कोई जॉब छोड़ नहीं रहा था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर, लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें सुधरी हैं, इकॉनमी ग्रो हुई है, अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उनका कहना यह है हम लोग को एक बेटर जॉब मिलेगी। क्लियर हुआ? देन उसके बाद देखो यार, अब लोगों का कहना क्या है, देखो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पे बताया लोगों ने नौकरी को छोड़ी। लोगों का कहना है कि अभी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर सैलरी बहुत कम मिल रही है, तो अब हम लोग दूसरी नौकरी पर जा रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों का कहना यह है कि आज के टाइम पर जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम है, इस वजह से हम लोग दूसरी नौकरी पर जा रहे हैं, तो इस वजह से लोग छोड़ रहे हैं। उसके बाद बहुत से लोगों का कहना यह है कि उनके जो मैनेजर है उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। प्लस पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर नौकरी छोड़ रहे हैं।
प्लस यहाँ पर लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी वजह से वो नौकरी छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट वाला ऑप्शन तो ये बोला है, एक दूसरे को देख देख कर नौकरी छोड़ रहे हैं। होता नहीं है यहाँ पर कि सब साथ में यहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं, अब जब देखते हैं कि हाँ भाई साथ में सब लोग यही काम करें, हमें भी वो काम करना चाहिए, तो ऐसा भी देखने को मिला। जब ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर नौकरी छोड़ रहे थे तो बहुत से लोगों ने एक दूसरे को देख देख कर भी यहाँ पर क्या हुआ, नौकरी छोड़ दी। तो इस प्रकार का आज के टाइम पर आप देख पाओगे रेजिग्नेशन देखने को मिला यूएस के अंदर, जिसको बोला गया है द ग्रेट रेजिग्नेशन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर करूंगा, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली इसके आंसर्स भी आपको आएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, इसको बनाया गया था 1971 में, ये कौन से कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटरनेट स्पीड की बात आती है तो 5G जो नेट है इसके अंदर टोटल कितनी स्पीड आपको देखने को मिलती है, कितने Gbps पर मतलब गीगा पर सेकंड के हिसाब से स्पीड देखने को मिलती है, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। इंडोनेशिया की एक नई कैपिटल बन रही है, एग्जैक्ट उसका नाम भी पता चल गया आपको, नुसांद्रा एक नई कैपिटल यहाँ पर बनाई जा रही है, लेकिन ये कौन से प्रोविंस में बनाई जा रही है, आपको उसका प्रोविंस का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम बताना है जिन्होंने एक नाम दिया है ग्रेट रेजिग्नेशन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2021 के अंदर हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उनका जो एक तरीके से कितने डिग्री सेल्सियस से वो पृथ्वी गर्म हुई है, तो उस डिग्री सेल्सियस का नंबर बताना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, ये एक्जैक्टली यहाँ पे बताया गया है। क्लियर हुआ? तो ये सारे आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग खुद यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।